हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं कि एसएसवी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हमारा डिजीज़ का लेक्चर नंबर 3 है और आई होप कि आपने पहले 2 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। और आज हम लोग डिजीज़ वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही से बन जाएंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो इसी लेवल तक पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज हम लोग इसको ख़त्म करके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं है, इंपॉर्टेंट 2-3 बता दूंगा, बाकी आपको ऑलमोस्ट पता ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देना है। चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पैथोजन जो लास्ट बच गया था, डेट इज़ कॉल्ड प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। ये कैसा होता है? ये भी आपका यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर। मल्टी सेलुलर आपका फंगस था, बाकी सब क्या थे? यूनिसेलुलर थे। और ये कैसा होता है? ये भी पैरासाइट होता है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। आपको इसमें याद क्या रखना है? आपको इसमें याद रखना है कि प्रोटोजोआ के नेम क्या है। क्या याद रखना है आपको? नेम ऑफ प्रोटोजोआ। दूसरा आपको याद रखना है कि ये फैलते कैसे हैं, वेक्टर क्या है इसके, यहाँ स्प्रेड कैसे होते हैं, स्प्रेड कॉज, स्प्रेड कैसे होते हैं, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको याद रखने वाला है वो आपका इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मलेरिया। सब ने नाम सुना है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है पता होना चाहिए आपको, ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक। देखो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पूछता है कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, प्रोटोजोआ से, तब तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो अगर आपने आधा भी पढ़ा है तो। अगर आपने फंगस पढ़ लिया, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया तो बचा हुआ बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर आपने 3 पढ़ के 1 छोड़ भी दिया, वायरस छोड़ दिया, बचा हुआ सारे वायरस आंसर हो जाएंगे, ठीक है, वो तो हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन पर्टिकुलर बीच में नाम पूछ लेता है तब मुश्किल हो जाता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये आपका प्रोटोजोआ से वजह से होता है, ठीक है। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके जो लक्षण दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? इसमें आपको पता है कि क्या होता है? हाई फीवर हो जाता है, हाई फीवर होता है। लेकिन कैसा होता है? डेफिनेट टाइम पे होता है। हो सकता है आपको मॉर्निंग पे फीवर हो, दिन में ठीक रहो, रात को फिर हो जाए, मतलब टाइम टू टाइम आता है ये आपका, ठीक है। और इसका जो मेन कारण होता है फैलने का वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये स्प्रेड कैसे होता है? इसको स्प्रेड कौन करता है? इसको एक मक्खी होती है जो फीमेल एनोफिलीज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 7-8 स्टार एक साथ दे देता हूँ। पहली बात याद रखनी है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्प्रेड कौन करता है? इसको फीमेल एनोफिलीज नाम की एक मक्खी होती है, वो इसको स्प्रेड करती है, वो लेके इसको उड़ती है, ठीक है, वो उसको लेके उड़ती है। तो वो जब आपको काटती है, जहाँ आपके बॉडी में कहीं इनडायरेक्टली खाने में बैठ जाती है, उससे आपके खाने में चले जाता है अंदर, तो वो आपकी बॉडी में चला गया आपका प्रोटोजोआ, उससे आपको क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। इसका जो प्रोटोजोआ का नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम बीवैक्स, BIVAX, बीवैक्स। तो प्लाज्मोडियम बीवैक्स आपका प्रोटोजोआ का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में भी आपको बैक्टीरिया के नाम बताए और इसमें भी आपको नाम याद रखने ही रखने कौन सा प्रोटोजोआ। दूसरा स्प्रेड कौन करता है? ये फीमेल एनोफिलीज। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो मलेरिया कॉज करने वाली जो मक्खी होती है, जो इस प्रोटोजोआ को लेके उड़ती है, जो उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाती है, वो कौन होता है? उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम दूसरी बीमारी का नाम लिखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस 24 आवर्स नींद आती है बस, है ना, मज़े ही मज़े हैं, 24 आवर्स सोना ही सोना है। इसमें आपको 24 घंटे नींद आती रहती है। और इसका आपको याद क्या रखना है? इसमें जो प्रोटोजोआ का नाम है वो आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको किस में क्या क्या पढ़ना है। इसका नाम है ट्राइपैनसोमा।
या ट्रिपैनसोमा, ठीक है। और इसको जो फैलाने वाली जो मक्खी होती है उसका नाम होता है सीसी फ्लाई। एक सीसी फ्लाई नाम की मक्खी होती है जो इसको लेके उड़ती है, ठीक है। इसको सीसी ऐसे याद रख लो, स्लीपिंग एस से सीसी, यहाँ पे देखो सीसी फ्लाई, तो सेम है। सिक भी ऐसे सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, तो सीसी। तो फ्लाई मतलब आप हवा में, फ्लाई मतलब आप नींद में उड़ते हो, आपको लगता है पता नहीं कहाँ उड़ रहे हो, फ्लाई करते हो आप, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपैनसोमा इसकी प्रोटोजोआ का नाम है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं एक बार। दो हो गई आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली, एक मलेरिया, एक स्लीपिंग सिकनेस। एंड नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें एक और बीमारी है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है काला अजहर। एक और इसका नाम होता है जिसको बोला जाता है ब्लैक फीवर। क्या बोला जाता है? ब्लैक फीवर। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं दमदम फीवर। तो सब में आपको बुखार ही होता है, तीनों उसके नाम है, काला अजहर, ब्लैक फीवर, दमदम फीवर, सारे एक ही के नाम हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ब्लैक फीवर क्यों बोला जाता है? इसमें आपके जो नाखून है ना, नाखून हो गया आपका, यूरिन, ये ब्लैक हो जाता है। इसका कलर कैसा होना शुरू हो जाता है? ब्लैक। नाखून आगे से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं जब ये बुखार होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर या काला अजहर या दमदम फीवर। इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? उसका नाम है लेशमेनिया। और इसका जो बैक्टर है, इसको जो फैलाने वाला, उसका नाम है सैंड फ्लाई। कौन सी मक्खी? सैंड फ्लाई। तो ये इसको फैलाती है। तो प्रोटोजोआ के नाम याद रखने हैं। कैसे फैलता है? मैंने 3 ही बताया। मलेरिया कौन फैलाता है? फीमेल एनोफिलीज। और उसके बाद मैंने आपको बताया स्लीपी सिकनेस कौन फैलाता है? सीसी फ्लाई। और आपका जो काला अजहर ये कौन फैलाता है? ये सैंड फ्लाई नाम की मक्खी होती है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतने ही आप याद कर लेना, और इतने ही आपको याद करने, इसमें 2-3 ही है बस। देखो फंगस के 4-5 बताए मैंने। फंगस तो आपको पता ही है, और बाल्डनेस होना, बाल का झड़ना, डैंड्रफ होना, ठीक है, डैंड्रफ हो जाना, और रिंग वॉर्म हो जाना, और एथलीट फुट हो जाना, तो वो फंगस के थे। ये मैंने प्रोटोजोआ को 2-3 बताए। और आप एक किसी बैक्टीरिया या फंगस में, उसमें वायरस में याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। अगर आप 60-70% भी अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो भी पेपर आपका 80-90% होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये अच्छा आता है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन काम आते हैं। इसलिए आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सिलेक्शन लेने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। जो पढ़ रहे हो वो टिप्स पे होना चाहिए, उसको आपको लर्न बाय हर्ट्स कर लेना है एकदम। जब पूछे उसी टाइम आपका रिप्लाई आना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपको रिवाइज करते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपको नई नई चीज़ें जो मिले उसको पढ़ना होता है। हो सकता है हम लास्ट में आपको प्रैक्टिस कराएं, उसमें भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताएं, तब भी तो साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाता है अगर आपने रिवीजन नहीं की। मैं आज भी बोल रहा हूँ, टाइम बहुत है, एक छोटा सा काम कर लो, कुछ मत करो, डेली का कोई ना कोई चैप्टर रिवाइज करो। जैसे साइंस मेरे से पढ़ रहे हो, इसकी स्ट्रैटेजी ये होगी, जैसे आप ये डिजीजेस पढ़ रहे हो ना, एक चैप्टर आज पढ़ा, इसके साथ साथ पहले चैप्टर मान लीजिए आपने वाइटामिन पढ़े थे, इसको रिवाइज कर लो पूरा। अगले दिन दूसरी क्लास पढ़ी डिजीज, इसके साथ आप लोग न्यूट्रिशन के कुछ क्लासेस रिवाइज कर लीजिए। इसके साथ ऐसे करके, मतलब जब ये करोगे तो ये तो हो गया, दोनों को एक साथ करो। सब एक साथ करते 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 हफ्ते में सारा खत्म हो गया। इसी तरह इकोनॉमिक्स में करना, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट में करो। बाकी कोशिश करो रिवीजन करने की, क्योंकि 15 तक आपके ऑलमोस्ट सिलेबस डन हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये मैं आपको 15 दिन से पहले ही ख़त्म करने वाला हूँ। साइंस का सिलेबस आपका मे बी 2 से 4 दिन में मैं ख़त्म कर पाऊँ इसको, ठीक है। एक आधा टॉपिक बच सकता है, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट हम लिखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ। और कम्युनिकेबल आपके ख़त्म हो गए, इतने ही पढ़ने हैं आपको, और बहुत ज़्यादा पढ़ दिए हमने तो, ठीक है। चलिए जिसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, इसी का नाम होता है नॉन कम्युनिकेबल। बस आपको यही पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपको जेनेटिक्स वगैरह वो नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस को सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते रहें। या नॉन कॉन्टेजियस,
ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। ये कैसे होते हैं? ये नॉन स्प्रेडेबल होते हैं, बताया था मैंने आपको। ये नॉन स्प्रेडेबल होते हैं, ये स्प्रेड नहीं होते, एक से दूसरे के पास नहीं जाते। ये ज़्यादातर होने की वजह इसकी क्या होती है? जितने भी आपको नॉन इन्फेक्शियस चीज़ें हैं इसकी वजह होती है मॉल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी से ही ये ज़्यादातर डिजीज़ होती हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी ग्लैंड से होने वाली डिजीज़ हैं, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की, लीवर की, ये सारी की सारी किसकी हैं? ये सारी की सारी मोस्टली नॉन इन्फेक्शियस ही आती हैं, ठीक है। जितनी भी ग्लैंड से होने वाली डिजीज़ हैं वो सारी कौन सी होंगी? वो नॉन इन्फेक्शियस होंगी या नॉन कम्युनिकेबल होंगी। ये तो आप खुद बता सकते हो कौन सी डिजीज़ दूसरी को नहीं होती। जैसे मैं सबसे पहला लिखता हूँ, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए आप, जिससे मैं बोलता हूँ एनीमिया। एनीमिया क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है? आपकी आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं एनीमिया। अब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। क्या आप अपने किसी भी साथ फ्रेंड सर्कल में रहते हो, क्या उसमें भी खून की कमी हो जाएगी? पता भी आपको नहीं होता ऐसा, क्योंकि आपके अंदर आरबीसी की कमी होगी, आपकी रेड बोन मैरो अच्छे से काम नहीं कर रही, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। मैंने बोला कि जितनी डिजीज़ेज ज़्यादातर ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, खाना अच्छा ना खाने से, न्यूट्रिशन उससे होती हैं ये सारी, ठीक है। और एनीमिया कैसी डिजीज़ है? जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये कैसा है? नॉन कम्युनिकेबल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने वाला, ये तो आपको सारे पता है। जैसे मैं दूसरे नंबर ये थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ, ये क्योंकि नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ट्यूमर के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क ही नहीं पता होता। ट्यूमर और कैंसर में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर क्या होता है बेसिकली? कैंसर कुछ नहीं होता। आपको पता है कैंसर क्या होता है? बेसिकली अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। जब आपके सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर बेसिकली दो प्रकार का होता है। ट्यूमर बेसिकली दो टाइप का होता है। नंबर ए पे आता है आपका बेनाइन, और नंबर बी पे आता है दूसरे पे मैलिग्नेंट। ठीक है। तो दो स्टेजेस होती है आपकी, एक होती है बेनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। ये बेसिकली क्या होती हैं? ये डेड ट्यूमर होते हैं। डेड ट्यूमर होते हैं, मतलब डेड होते हैं, ये आगे जो सेल है आगे फैलता नहीं है, डेड, ये मतलब ठीक हो जाता है। दूसरा होता है आपका लिविंग, ये ज़्यादा डेंजरस होता है, लिविंग ट्यूमर। और इसी का जो दूसरा नाम है इसको बोला जाता है कैंसर। मान लीजिए आपके स्किन पे कहीं भी, ठीक है, खैर इसका नाम ही लेना चाहिए, किसी के भी स्किन पे कहीं भी कोई मतलब बाहर से डेड सेल इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब आपके स्किन में सेल बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे मांस इकट्ठा होकर वहाँ पे एक मतलब हार्ड सी जगह बन जाती है। तो वो एक दो तरह से होती है, एक होती है डेड, जो आगे ग्रोथ नहीं होती, वहीं पे रुक जाती है, तो वो बनी रहती है। वो धीरे धीरे अगर वो एक्टिव हो जाएगी, वो लिविंग की फॉर्म में आ जाएगी, तब वहाँ से कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई भी अगर लगता है कि कोई पुरानी आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से, मतलब कोई भी रसोले टाइप कुछ भी हो रखा है जो ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर से इसको चेक करवाइए, क्योंकि ये डेड से बाद में लिविंग हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है? लिविंग ट्यूमर होता है, ये होता है डेड, और लिविंग ट्यूमर को ही आप कैंसर। चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ट्यूमर spread from one organ to another। कौन सा ट्यूमर होता है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका मैलिग्नेंट। क्या होगा? मैलिग्नेंट। क्योंकि ये लिविंग है ना, तो एक बार फैलता फिर बॉडी में फैलता जाता है, लेकिन डेड जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वो फैलता नहीं है। जो आपका बेनाइन होता है, जो पहले वाला, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये डेड होता है ना, ये आगे बढ़ता ही नहीं है, और कभी कभी अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता, देखो मुझे ध्यान से आंसर देना, दोनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं बोलूँ
कि ऑल ट्यूमर और कैंसर या ऑल कैंसर आर ट्यूमर। कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? देखिए सारे ट्यूमर कैंसर तो नहीं है ना, क्योंकि जो बेनाइन है उसको कैंसर नहीं बोलते हैं, लेकिन जितने कैंसर है वो ट्यूमर से ही बनते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी बीमारी की तरफ। एंड आई होप कैंसर के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। एक होता है आपका हार्ट अटैक, और इसी के साथ एक और नाम लिख लीजिए जिसका नाम होता है कार्डियक 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 अरेस्ट। दिल का रुक जाना, कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट अटैक। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क होता है। जो आपका हार्ट अटैक है ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो इसका लोगों को डर ज़्यादा होता है। देखिए सबसे पहले इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ड्यू टू सर्कुलेटरी प्रॉब्लम की वजह से। जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है उसके सर्कुलेटरी की वजह से होता है। बेसिकली होता क्या है, ये मान लीजिए आपकी आर्टरी यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। जब आप ज़्यादा फैट खाते हो, इसमें जो बैड फैट होती है, बैड फैट मैंने बताया था आपको फैट में, तो बैड फैट आपकी कोलेस्ट्रॉल बन के बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम जाते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको पता है कि जगह कम मिल रही है निकलने की, खून को निकलने की जगह कम मिल रही है। जब खून को निकलने की जगह कम मिलेगी तो यहाँ से क्या होता है, खून फास्ट फ्लो करेगा। आप रियल एग्जांपल सोचिए, आपके घर में पानी की पाइप होती है, पाइप को आगे से प्रेस कर दो, जगह कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। प्रेशर कम होता है, सॉरी स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ से स्पीड बढ़ जाती है। बेसिकली आपका एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम होता है। वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आपकी हवा चलती है तो आपकी जो टीना वगैरह छत होते हैं ये हवा में ऊपर क्यों उड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि हवा ऊपर ऊपर चल रही थी ना, कमरे के अंदर हवा नहीं थी। जब हवा ऊपर फास्ट चल रही थी, ऊपर क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, और यहाँ से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि दोनों पहले बराबर था, अब ऊपर कम हो गया। आपको पता है प्रेशर जिससे कम है ज़्यादा वाला उस साइड प्रेस हो जाता है, तो ये वाला जो टीना था इस साइड उड़ जाएगा ये, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। जहाँ पे हवा में बॉल स्पिन करती है, क्यों करती है, क्योंकि एक साइड से हार्ड और एक साइड से बॉल सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे बॉल टेपरिंग का केस भी हुआ था, तो क्या होता है कि एक साइड से हार्ड, जब सॉफ्ट वाली साइड हवा से अच्छे से पार हो जाती है, लेकिन हार्ड वाली हवा में थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से रुकना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस साइड स्पीड ज़्यादा होगी उस साइड प्रेशर कम होगा और बार उस साइड हवा हवा में टर्न कर जाएगी, ठीक है। और इसमें भी यही होता है, जब आपका बेस आपकी आर्टरी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड को निकलने की जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से ब्लड फास्ट फ्लो करता है। जब ब्लड फास्ट फ्लो करेगा तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर की साइड प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से ये नाड़ी आपस में चिपक जाती है। जब ये आपस में चिपक जाएंगी तो उसमें क्या होगा, आपको हार्ट अटैक हो गया। मतलब हार्ट पीछे से पंप करेगा लेकिन यहाँ से ब्लड निकलने की जगह नहीं होगी, इसलिए आपके हार्ट में बहुत तेज़ पेन होगा, आपके हार्ट में बहुत तेज़ पेन होगा। और अगर प्रेशर की वजह से अगर ये खुल गया तो ठीक है, आप बच जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वो इसकी सर्जरी वगैरह करेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, एक बार हार्ट अटैक हो गया, 2 बार हो गया, तो यही होता है, बंद होकर खुल जाती है। लेकिन अगर 2 मिनट तक नहीं खुला तो बस राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली सर्कुलेटरी प्रॉब्लम की वजह से आता है, ये फैट की वजह से आता है। और जब आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, आपका खून ना थोड़ा मोटा हो जाता है। खून जब खून मोटा हो जाएगा उसका फ्लो भी कम हो जाता है, फ्लो तो खून जमना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से भी आपका हार्ट अटैक होता है। अब बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की। इसका क्या मतलब होता है, इसमें बेसिकली आपकी बीटिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब हार्ट का जो दिल आपका धड़कता है उसमें प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि 72 टाइम्स होता है ये पर मिनट के हिसाब से, ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट होता है। अगर मुझे बताइए कि ये आपका 1 मिनट में 40 से 50 बार ही हार्ट आपका बीटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर मान लीजिए 150 टाइम कर रहा है, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, दोनों एबनॉर्मल हैं।
इसमें होता क्या बेसिकली, आपको दोनों में ज़्यादा डेंजरस है ना वो कार्डिक अरेस्ट है, वो कार्डिक अरेस्ट है। क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में दिल काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे दिल काम करना रखता है और जारी रखता है, बट यहाँ पे मजबूरी उसका हार्ट आगे से ब्लड को निकलने की जगह नहीं मिलती है। ये फोर्स तो करता है लेकिन चांस ज़्यादातर होता है खुल जाने के, फिर भी टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट हो गया तो आपका ब्लड एकदम से रुक जाएगा, आपका ब्लड एकदम से रुक जाएगा पूरी बॉडी में, वो 2 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी आदमी की कार्डिक अरेस्ट में। ठीक है, तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ट अटैक के। आपको बोला जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, बोलते हैं किसी को शॉकिंग न्यूज़ सुनते ही बंदा मर गया, क्या होता है वो सुनते ही उसको कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, उसका हार्ट बहुत तेज़ से धड़कना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से दिल आपका काम करना बंद कर देता है, और कार्डिक अरेस्ट होने से क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट हो गया। वो शॉकिंग न्यूज़ से क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट, ना कि हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक और लिख लीजिए, फिर मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ और बाकी मैं आपको थोड़े नाम बता दूंगा खाली। ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट लिख लीजिए एक और, जैसे मैं बोलता हूँ। चलिए बताइए मुझे, हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है और किसको इफेक्ट करता है ये। देखिए हाइपोक्सिया होता है वो क्या होता है, हाइपो मतलब होता है कमी होना की चीज़ की, लेस कमी होना, हाइपो मतलब कम होना, हीटो मतलब बढ़ जाना। ठीक है, या हाइपर मतलब बढ़ जाना, हाइपो मतलब कम होना, और ऑक्सियो मतलब ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोक्सिया। ये किसके रिलेटेड बीमारी है, तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मेन काम कौन करता है, लंग्स करता है, जो इसको प्यूरीफाई करके आगे ब्लड में भेज देता है आपके हार्ट के पास, हार्ट इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है नेक्स्ट, किडनी, जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन एक्स्ट्रा में जो भी डिजीज़ होती हैं वो सारी की सारी किसकी होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, वो एक से दूसरे के पास स्प्रेड नहीं होती है, सारी ग्लैंड्स की वजह से होती हैं। कोई भी आर्गन आपका काम नहीं कर रहा है, जैसे हार्ट में दिक्कत होगी तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, आपके मान लीजिए लंग्स में दिक्कत होगी, नॉन कम्युनिकेबल है, मान लीजिए आपकी किडनी में प्रॉब्लम होगी, नॉन कम्युनिकेबल है, किडनी स्टोन है तो नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे के पास स्प्रेड नहीं होगा ना ये। तो ये बेसिकली आपने सारे आपको पता होगा ये कौन कौन सी होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको बोला जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, उसको बोला जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिए कुछ मैं नाम बताता हूँ आपको, जैसे रिकेट्स, और आपको मैंने विटामिन से बहुत सारी डिजीज़ पढ़ाई हैं, उसमें आप देख लेना कौन सी डिजीज़ आपकी इंटरनल बॉडी की कमी की वजह से होती है। वो सारे के सारे इंटरनल कमी से ही थी, वो मैंने जितनी बताई थी वो सारी आप लिख लेना, वो नॉन कम्युनिकेबल है सारी। कौन सी, वो नॉन कम्युनिकेबल। जैसे आपकी डायबिटीज़ होती है, ये आपकी बेसिकली जेनेटिक है, जेनेटिक्स होती है, आपकी जेनेटिक्स होती है जो आपको पेरेंट्स से बच्चों को आती है। ठीक है, जो हार्ट डिजीज़ वगैरह मैंने बताई थी। ठीक है, एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जीज वगैरह होती है, तो ये आपको एलर्जी आपके फ्रेंड को थोड़ी हो जाएगी। तो ये जो कुछ डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल, इसमें बताने वाला कुछ खास है नहीं है, ये आपको सारी पता है। मैंने आपको वाइटामिन्स की बताई थी, उसमें जो मोस्टली वो सारी की सारी कौन सी है, वो नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि वो आपके बॉडी में मॉल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, जैसे आपकी वाइटामिन्स की कमी की वजह से हो रही है, इसलिए वो सारी कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल। ये मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई हैं। बाकी जेनेटिक और सेक्स वाली हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं फ़िलहाल। तो मुझे लगता है कि डिजीज़ जितने मैंने पढ़ा दी ये मोर देन सफिशिएंट है, आप इतनी पढ़ लो, ये बहुत है, क्वेश्चन इसी में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम है यही से क्वेश्चन पूछा गया और यही से पूछा जाएगा। इवन कि स्टेट पीसीएस में भी यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी। तो चलिए मिलते हैं अगली